देखो, तुम्हें ये तो पता था कि पुर्तगाली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल लेकर के जा रहे हैं, और ले जाते कहाँ थे? यूरोप में। यूरोप में लिस्बन ले जाते थे। अब जो आस पड़ोस के देश थे ना, वो यहाँ भारत ना आकर के, क्योंकि एक जोखिम था, यात्रा करना एक जोखिम होता है, वो भी इतने दिनों की महीनों वाली यात्रा करना जोखिम होता है। तो वो लिस्बन से जो डच लोग होते थे, डच लोग कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के लोग हैं। नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड है। तो ये लिस्बन से कच्चा माल ले जाते थे एंटवर्प। ये यहाँ से ले जा करके माल वहाँ बेचते थे। अब क्योंकि मुनाफा ज़्यादा हो रहा था उधर, स्पेन जो है, स्पेन भी जो है नीदरलैंड की सीमाओं पर व्यापार करने लगा था। और जल्दी, स्पेन जो है नीदरलैंड की सीमाओं पर व्यापार करने लगा था। तो अब डचों के सामने एक चुनौती ये थी कि हम पहले इनको हटाएं, स्पेन के लोगों को हटाएं। स्पेन का जो है पुर्तगालियों से संधि हो रखी है। स्पेन और पुर्तगालियों का आपस में व्यापार सही चल रहा है, सही, उनका लेन देन सही चल रहा है, क्योंकि व्यापार होता तो एक खरीदार भी होता तो एक बेचने वाला भी होता। सही है ना? तो स्पेन का और पुर्तगालियों का आपसी संबंध अच्छा है, और स्पेन के लोगों ने नीदरलैंड की सीमाओं पर व्यापार करना शुरू कर दिया है, जिससे नीदरलैंड के लोगों को नुकसान था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जसपुर में ही यहाँ पर बाहर के लोग आकर के व्यापार करने लगे, तो यहाँ के लोगों का व्यापार क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। तो पहले जो है नीदरलैंड के लोगों ने इन स्पेन के लोगों को खदेड़ा वहां से, और यहीं पे कंपटीशन में एक सबसे बड़े यूरोपीय जो भारत में आते हैं, तो काफी समय तक भी रहते हैं, अंग्रेजों का। अंग्रेजों का भी जो है किन से मतभेद है? पुर्तगालियों से। क्योंकि अभी जो एकाधिकार है इस समय पे व्यापार पे एशिया से, वो पुर्तगालियों का ही है। सही है? उससे पहले इटली का था, इटली में मैंने बताया पुनर्जागरण वाला समय जब था। तो अभी जो एकाधिकार है व्यापार को लेकर के एशिया से, वो किसका है? पुर्तगाली। पुर्तगालियों से कौन कौन चिड़े पड़े हैं? एक तो डच चिड़े पड़े हैं, और दूसरा कौन है एशिया में? अंग्रेज। अंग्रेजों का और डचों का किन से मतभेद हो जाता है? स्पेन वासियों से। तो स्पेन के लोगों से मतभेद हो रहा है किसका? अंग्रेजों का और डचों का। अब इस मतभेद में नुकसान किसको होगा? पुर्तगालियों का। क्यों पुर्तगालियों को क्यों होगा? क्योंकि पुर्तगालियों का व्यापार किससे है? स्पेन वासियों से। यदि स्पेन प्रभावित होगा तो ये भी प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे पुर्तगालियों का डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब पैसा होगा तभी तो शक्ति आएंगी, तो फ्यूल कब आएगा बताओ? है नहीं? हथियार कब आएंगे और संसाधन कब आएंगे? जब पैसा होगा। और व्यापार में यहाँ आ गई है मंदी, क्योंकि स्पेन को खदेड़ दिया है। पुर्तगाल कहाँ आ गया है? डिक्लाइन पे आ गया है। इस चीज का फायदा कौन उठाता है? डच लोग। अब डच लोग जो है भारत की ओर व्यापार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि डच भी यहाँ पे आना चाहते हैं, व्यापार में आना चाहते हैं। अब पुर्तगाली शक्ति क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। क्या हो गई है? कमजोर। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है, वो मिलता है फ्लूट शिप नाम के जहाज का। डचों ने एक बहुत ही हल्के जहाज को विकसित किया था। ये बहुत हल्का जहाज था, इसको खेने के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत थी, जबकि जो पुर्तगाली जहाज थे वो थोड़े हैवी जहाज थे, है नहीं? और उनको ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, ज़्यादा समय लगता था। पुर्तगालियों के सामने ये जो फ्लूट शिप नाम के जहाज आए थे, जो डचों द्वारा निर्मित थे, ये एक चुनौती के रूप में खड़े हो जाते हैं, और डच भी जो है भारत की ओर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये विश्व इतिहास में जाता है वैसे तो, जो इफेक्ट पड़ रहा है यूरोप पे, पूरे यूरोप पे जो इफेक्ट पड़ा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? भारत पे। क्योंकि यही लोग हैं जो इफेक्ट डाल रहे हैं कहाँ पे? भारत पे। सही है ना? तो भारत में जो जो यूरोप में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके? उस इफेक्ट के जो भारत में पड़ रहा है उसके। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, डच अंग्रेज किससे लड़ रहे हैं? स्पेन वासियों से। यहाँ पुर्तगालियों से भी मुठभेड़ देखने को मिल रही है, तो वहां का प्रभाव कहाँ मिलेगा? समुद्री मार्गों में भी मिलेगा। और ऊपर से फ्लूट शिप नाम का जहाज यहाँ पे आ जाता है। अभी जहाज लेकर के आते हैं, और जहाज लेकर के जो है पूरब की यात्रा शुरू करते हैं। अच्छा, कौन कौन किससे लड़ रहा है? आपका जो स्पेन है वो नीदरलैंड की सीमा में घुस चुका है व्यापार के लिए, और स्पेन का मित्र कौन है? पुर्तगाल। पुर्तगाल और इसके कितने अच्छे संबंध है। और यहाँ पे एक बात तो ध्यान रखो, यहाँ पे डच और अंग्रेज भी अच्छे संबंध में है, और आगे आप बेदरा का युद्ध पढ़ोगे, ये अंग्रेज ही डचों को खदेड़ देंगे भारत से। डच और अंग्रेजों की मित्रता है, और स्पेन वासियों और पुर्तगालियों की मित्रता है। तो यहाँ पे जो स्पेन वासी है ना, वो नीदरलैंड की सीमा में घुस गए। नीदरलैंड के लोग कौन है? डच। तो डचों ने इनसे संघर्ष किया, तो अंग्रेज भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अंग्रेज और डच मिलकर के स्पेन वासियों को खदेड़ देते हैं, और जब खदेड़ देते हैं तो व्यापार क्या होगा? मंदा होगा। और व्यापार मंदा हो गया तो इधर पुर्तगाली प्रभाव में आ जाते हैं, तो इनका व्यापार मंदा हो जाता है। पुर्तगालियों का पैसे की जो है सप्लाई जो है, प्रवाह जो है कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये कमजोर होंगे पुर्तगाली, और यहाँ पे मजबूती में कौन आ जाते हैं? डच। डच पहले से स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं
कि पहले तो हम स्पेन वासियों को हटाएंगे यहाँ से और देन हम पुर्तगालियों को निपटाएंगे और भारत से जो व्यापार कर रहे हैं वो हम करेंगे। अंग्रेज उनकी ताक में बैठेंगे कब ये शुरुआत करें तो फिर हम भी जो है जाए। तो जो दूसरा प्रयास करेंगे ना ये करेंगे आपके डच, सही है। अच्छा, अभी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई नहीं है। 1595 से 1596 में, ठीक है। हाउटमैन करके एक डच यात्री है, ये सुमात्रा आता है। कार्नेलियन हाउटमैन कहाँ आता है? सुमात्रा और बंताम आता है। तो सबसे पहले कहाँ आए थे? सुमात्रा आए थे। सुमात्रा से लगा हुआ है बंताम, वहां आए थे। सुमात्रा और बंताम में इनका आगमन होता है। और जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों का आगमन कहाँ होता है? कलिकट। अच्छा, कौन सा बंदरगाह है? कलिकट बंदरगाह, केरल का। गांव कौन सा है? कापड़ गांव है। और जिला कौन सा है? कोझिकोड। जुमेरी ने स्वागत किया था। ये रिवाइज भी आपका हो जाता है। तो अब जो है यहाँ सुमात्रा आकर के और इनको पता लग जाता है कि अब जो है हमने ये ठिया बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सुमात्रा में। अभी इनका एक केंद्र भी बनेगा इंडोनेशिया में। तो अब ये जो है डच संसद में ये प्रपोजल रखा जाता है कि हमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्माण करना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इस प्रपोजल को क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है 1602 में। कब है? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी जाती है। 6500 गिल्डर लगा करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शुरुआत करी जाती है। ये गिल्डर करेंसी है जो नीदरलैंड में चलती है। तो इससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी गई। इसमें जो बड़े बड़े व्यापारी थे, निजी व्यापारी जो निजी व्यापारी थे बड़े बड़े, वो शामिल हो गए। यानी कि ये प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। और जब ऐसी कोई संस्था होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? सहकारी संस्था। क्या कहते हैं? सहकारी संस्था। तो ये सहकारी रूप से तैयार की गई और कार्टेल पद्धति पर जो है इसको बनाया गया। कार्टेल पद्धति मतलब कि इनको जो है अधिकार, इनके अगर अधिकार क्षेत्र की बात करो तो अधिकार क्षेत्र इनको भूमध्य सागर से पूर्व की ओर का अधिकार क्षेत्र दिया गया था, जो इनको डच संसद ने दिया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में 6500 गिल्डन लगा करके सहकारी रूप से कार्टेल पद्धति पर हो जाती है और ये अब भारत की यात्रा पर आई। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। इसका जो नाम है, अगर नाम की बात करोगे तो नाम को लेकर के भी जो है दो नाम आते हैं यहाँ पे। एक तो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो इसका भारत में आने पे जो नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, है नहीं, क्योंकि ईस्ट की ओर आ रहे थे और भारत में आ रहे थे तो इंडिया भी होना जरूरी है। नीदरलैंड के तो इन्होंने नीदरलैंड। अगर हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1498। अरे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं हम। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। ये कब होती है? 1602 में। इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हम कह देते हैं। जो भारत में नाम है वो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जो पुर्तगाली नाम है इसका, जो वास्तविक नाम है बेरेंगे ऑस्टिन डच कंपनी। इसको बीओसी के रूप में भी आप जानते हो। किस रूप में जानते हो? बीओसी। तो बेरेंगे ऑस्टिन डच कंपनी इस नाम से। अच्छा, ये नाम भी पूछे जाते हैं आपसे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली साम्राज्य को क्या कहा जाता था? एस्टादो डे इंडिया कहा जाता था। आप ये स्पेलिंग को लेकर के ना कंफ्यूज हो कि कंपनी की स्पेलिंग अलग होती है। वो अंग्रेजी जो है आपकी ब्रिटिश अंग्रेजी अलग होती है नहीं, और डच अंग्रेजी अलग होती है। अलग अलग प्रकार की अंग्रेजी है, स्पेलिंग भी अलग। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है इनका भूमध्य सागर से पूर्व की ओर का जितना भी क्षेत्र है वो किनको दे दिया जाता है? डच को व्यापार के लिए फ्री हैंड दे दिए जाते हैं। अभी ये जो है पावरफुल है डच स्ट्रेटेजी बना के आए। क्यों? क्योंकि पहले तो जड़ खो दिया है वहाँ की पुर्तगालियों की, वहाँ पे कमजोर करा है इनको, यानी सप्लाई बंद कर दी है इनकी वहाँ से। और जहाँ तहाँ जो भी इनके दुर्ग हैं, जो भी फैक्ट्री है, उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे, इनके पोत नष्ट कर देंगे, बंदरगाह नष्ट कर देंगे और अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और अपना एक ठिया बनाएंगे, एक परमानेंट ठिया बनाएंगे इंडोनेशिया में। बताविया नाम का एक नया शहर बसाएंगे, ठीक है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है जानते हो? जकार्ता। तो जकार्ता के जगह पे एक नया शहर ये बसा देते हैं वहाँ पे, और उस शहर का नाम है बताविया। तो बताविया इनका जो है व्यापारिक केंद्र बनता है। जब अंग्रेज भारत आएंगे तो अंग्रेज इनको खदेड़ देंगे तो इंडोनेशिया में ही क्या लेंगे? शरण लेंगे। पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री देखते हैं तो वो कहाँ लगी थी? कोचीन में। 1603 में कोचीन में लगी थी। और दूसरी कहाँ लगी थी? कन्नूर में 1605 में। आप भूल जाते हो, है नहीं। 1603 में कोचीन में, 1605 में कन्नूर में उन्होंने फैक्ट्रियों का क्रम ये था उनका। जबकि अगर हम इनकी बात करें, इनकी डचों की, तो डच पहली फैक्ट्री मछलीपत्तनम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? और ये फैक्ट्री लगती है 1605 में। तो ये 1600 में है, वो 1500 में चलेगी। बात क्लियर है? ये प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं मछलीपत्तनम। कहाँ लगाएंगे? अभी मैं मैप से दिखाऊंगा कौन कौन सी फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई है, सही है। तो मछलीपत्तनम में पहली फैक्ट्री लगती है। और यहाँ पे जब फैक्ट्री लगती है इनकी तो व्यापार होगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो कहीं रखना भी चाहिए।
1609 में 1605 में फैक्ट्री लगा दी, 1609 में एम्स्टर्डम में ये एक्सचेंज बैंक बना देते हैं। अब बैंक तो बनेगा क्योंकि पैसा है, बैंक भी तो कमाता है, तो पैसा ही पैसे को बनाता है। अब जो है ये तरक्की करना शुरू कर देंगे और चंद्रगिरी के राजा से परमिशन प्राप्त करके 1610 में दूसरी फैक्ट्री कलिकट में स्थापित कर देंगे। अब दूसरा बैंक बन गया। देखो बैंकों में भी पैसा नहीं समाया जा रहा है, दूसरा बैंक बन जाता है 1614 में। बैंक का नाम क्या है? क्रेडिट बैंक। ये भी एम्स्टर्डम में ही बनाया जाता है। सही है। अब अगर तीसरी फैक्ट्री की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी सूरत में। कहाँ मिलेगी? सूरत में। सूरत में 1616 में डच। अभी आपको याद करना है, देखो कैसे, क्योंकि अभी हम फैक्ट्री उनकी भी लगाएंगे अंग्रेजों की, वो भी यहाँ मछलीपट्टनम में लगाएंगे और वो भी सूरत में लगाएंगे। तो आप डच नाम जरूर जोड़ के याद करना इसको। तो मछलीपट्टनम में 1605 में और पुलिकट में 1610 में। अगर बैंकों के क्रम की बात करो तो एक्सचेंज बैंक 1609 में, और जो है आपका क्रेडिट बैंक कब शुरू होता है? 1614 में। सही है ना। और जो तीसरी फैक्ट्री है सूरत में लगती है 1616 में। सूरत, डचों की सूरत 16 में सुधर गई थी। 16 में टीनेज आ जाती है ना, एक रौनक आ जाती है चेहरे पे। सही है ना। तो 16 में सूरत, 16 में सूरत। किसकी सूरत? डचों की सूरत। अच्छा फैक्ट्रियों के क्रम फिर से बता दो एक बार यहाँ तक के। 1605 में कहाँ लगी थी? अरे कोचीन कहाँ पहुंच गया? 1605 में कहाँ लगी थी? मछलीपट्टनम में। और 1610 में कहाँ लगी थी? पुलिकट में। सही है। और 1616 में कहाँ लगी थी? सूरत। ये आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, ये याद करनी पड़ेगी आपको। सही है, मैं याद करा देता हूँ। मुसली, मुसली आप कैसे पकड़ते हो? हाथ से 5 उंगलियों से पकड़ते हो। 1605 मुसली 1605। सही है। मछलीपट्टनम में डचों की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। किसकी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? डचों। और 1610 कट कट के 10-10 पीस कर दिए, कट कट के 10-10 पीस कर दिए। 1610 में पुलिकट में लगी। कहाँ लगाई थी? पुलिकट। सही है। और 16 की सूरत, 16 की सूरत। 1616 में कहाँ लगाई थी? सूरत। तीनों ने लगाई थी डच। बताओ पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? दूसरी फैक्ट्री हाँ कब लगाई थी? कहाँ लगाई थी? तीसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत। अब बैंक की बात कर लेते हैं, है नहीं। एक्सचेंज बैंक की स्थापना कब होती है? 1609। ठीक है। क्रेडिट बैंक की स्थापना कब होती है? कहाँ है दोनों बैंक? एम्स्टर्डम। कहाँ है? बोलो बात क्लियर है। अब क्रोनोलॉजिकली हम आगे बढ़ेंगे। 1616 में सूरत से हमने स्टार्ट किया था, कल हमने एंड किया था सॉरी सूरत से। ठीक है। 1619 में आ गया। अब किसमें? 1619 में मसाला द्वीप पुंज है। ये मसाला द्वीप पुंज कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का मसाला द्वीप पुंज ये कब्जे में कर लेते हैं डच। और यहाँ आपको पता है इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। सही है। जकार्ता को जो है अपने अधिकार में ले लेते हैं और जकार्ता को अधिकार में लेकर के यहाँ एक नया नगर बसाते हैं। उस नगर का नाम है बताविया। क्या नगर का नाम है? बताविया। बताविया नगर ही जो है डचों की सत्ता का केंद्र बनता है। डचों का जो मुख्य केंद्र बनता है वो कौन सा बनता है? बताविया बनता है। बाद में जब इनको खदेड़ा जाएगा 1759 में जब हम जाएंगे तो बेदरा का युद्ध देखेंगे, ये यहीं पे जाकर के शरण लेते हैं। 1632 में आप चलो हुगली। हुगली कहाँ है जानते हो? कोलकाता में जो है हुगली, मतलब पश्चिम बंगाल में है ये हुगली, है नहीं। और हुगली एक नदी का भी नाम है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हुगली पर ये डच क्या कर लेते हैं? पुर्तगालियों को खदेड़ देते हैं और हुगली पर भी अधिकार कर लिया है। और ये वह बात है 1632 की। अब डच जो है साम्राज्य धीरे धीरे फैलता जा रहा है क्योंकि इनकी शक्ति मजबूत हो चुकी है नहीं। इनके पास शक्तियाँ क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। और उधर उधर पुर्तगालियों की शक्तियाँ क्या हो रही हैं? कमजोर हो रही है। कुछ व्यापारिक स्ट्रेटेजी भी रहती है इनकी डचों की, जो ये मजबूत हो रहे हैं। केवल ये मसाले पर ही निर्भर नहीं थे, इन्होंने एक नया ऑप्शन भारत से लिया था और वो था कपड़ों का निर्यात। भारतीय वस्त्रों को भी ले जाकर के यूरोप में बेचते थे और इसका श्रेय भी किसको जाता है? डचों को जाता है। तो व्यापार में जो इनकी जो एकदम से इंक्रीज देखने को मिलता है उसका कारण है व्यापारिक विकल्प का बढ़ना। इन्होंने भारत से व्यापारिक विकल्प बढ़ाए। 1641 में बिमलीपट्टनम है, जगह का नाम क्या है? बिमलीपट्टनम। बिमलीपट्टनम में क्या कर देंगे? फैक्ट्री स्थापित कर देंगे। बिमलीपट्टनम में 1641 में डच क्या करेंगे? फैक्ट्री स्थापित करेंगे। और इसी सन में 1641 में ही जो मलक्का है नीचे, मलक्का पे क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं डच। सही है। मलक्का पे अधिकार कर लिया है और क्या कर लिया आपका? बिमलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित कर दी है। इसको याद कर सकते हो, बिमली इकताली, बिमली 41 में जो है बिमलीपट्टनम में क्या लगी थी? फैक्ट्री लगी। और नेक्स्ट जो देखेंगे हम क्रोनोलॉजिकली 1645 में अगली फैक्ट्री देखने को मिलेगी। अगली फैक्ट्री मिलती है कराईकल में। 1650 में जो है ये कासिम बाजार में जो है पटना में जो है
एक रेशम का चक्री बनाने का जो है उद्योग लगाएंगे। अच्छा, बंगाल की अगर पहली दस्तक की बात करो तो 1627 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी बंगाल में। किन्होंने? डचों ने। जगह का नाम है पीपली। 1627 में पीपली में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी। 1650 में चक्री बनाने का, रेशम की चक्री बनाने का उद्योग शुरू कर दिया है। और 1627 में पहले ही जो है यहाँ पे एक फैक्ट्री लग चुकी है। और ये फैक्ट्री कहाँ लगी है आपकी? पीपली। पीपली पीपली कहाँ है? बंगाल में। हुगली के पास ये जगह है। हुगली के पास जो जगह है उसका नाम है चिनसुरा। सही है? चिन तिन ऐसे लर्न भी कर सकते हो आप। 1653 में चिनसुरा में जो है इनकी फैक्ट्री देखने को मिलती है। ये बंगाल में ही है। और यहाँ की जो डचों की व्यापारिक कोठी है ना, डचों का जो व्यापारिक फोर्ट है या किला है या कोठी है, ये गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुस्तावुस फोर्ट ये डचों की किला है, डचों का ही फोर्ट है जिसका नाम है गुस्तावुस फोर्ट। सही है ना? ये कहाँ पे स्थित है? चिनसुरा में। चिनसुरा कहाँ है? बंगाल में। 1655 और 56 में कोलंबो जो है, कोलंबो याद है ना, कब इसकी खोज कर दी थी कोलंबो की? 1505 में श्रीलंका के जो है समुद्री मार्ग की खोज करी गई थी पुर्तगालियों द्वारा। 1505 में। ये किसका समय है? कौन सा गवर्नर था उस समय पे बताओ? अल्मेडा, है नी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा उस समय पे गवर्नर थे। उसी समय पे जो है श्रीलंका के समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। 1505 में सन लगेगा अगर लगेगा तो। भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498, अमेरिका की खोज 1492 और श्रीलंका के समुद्री मार्ग की खोज 1505। ये 1505 में कोलंबो आपको पता है कहाँ पे स्थित है? कोलंबो कैपिटल रही है श्रीलंका की। तो कोलंबो कहाँ है आपका? श्रीलंका में। सही है? तो कोलंबो पे ये क्या कर लेंगे? डच अधिकार कर लेंगे। अब देख रहे हो काउंटर अटैक देख रहे हो? पहले पूरब में गए, पूरब में ये जो है आपका इंडोनेशिया वगैरह पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं उधर। और वहां तो मैंने आपको कल भी बताया था सुमात्रा में ये आए थे, सुमात्रा और बंताम में ये आए थे, है नहीं? तो ये वाला इलाका खाली था ना, इस पर डचों ने अधिकार किया। इधर तो पुर्तगाली मजबूत थे तो डायरेक्ट भिड़ना थोड़ा इनके लिए भी हानिकारक हो जाता, इसलिए उन्होंने उधर साइड पकड़ी। अच्छा, 1658 में आ गए तो कासिम बाजार पटना में है आपका, पटना के पास है कासिम बाजार। यहाँ पे एक फैक्ट्री लग जाती है, किसकी? डचों की। 1658 में यहाँ पे फैक्ट्री लगती है कासिम बाजार में। कासिम बाजार में कब लगी थी? 1618। फैक्ट्रियों का क्रम याद कर लेंगे। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी बताओ? मुसलीपट्टनम में। कब लगाई थी? 1605, है नहीं? मुसली से याद कराया था मैंने आपको। 1605 में मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री। और दूसरी पुलीगढ़ में। कहाँ पे? पुलीगढ़ में। पुलीगढ़ में 1610 में मिलता है। 1616 में जो है सूरत में फैक्ट्री देखने को मिलती है। तो वैसे याद कराया था मैंने आपको, 16 की उम्र में सूरत अच्छी होती है। अगली फैक्ट्री कहाँ मिलेगी? 1641 में बिमलीपट्टनम। इकताली बिमली, इकताली बिमली, इकताली बिमली, याद हो गया? 1605, 1610, 1616, 1641, 1653 में चिनसुरा में लगती है। यहाँ पे आपको एक चीज और याद करनी है, 1627 में जो है बंगाल में पहली फैक्ट्री लग चुकी है। 1627 में कहाँ लगती है? पीपली। तो कौन कौन से सन हो गए देखो फिर से? 1605, 1610, 1616, 1627, 1641। सही है? 1627, 1641। ऑर्डर याद रखना फैक्ट्रियों का। 1605, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1653 तक, है नहीं? ये फैक्ट्रियों का क्रम है। ठीक है? आज 1655 और 56 में फैक्ट्री वाले मैं निशान लगा देता हूँ आपको। फैक्ट्री वाला निशान है। सही है? ये फैक्ट्री वाला निशान है, ये फैक्ट्री वाला निशान है। ये क्रोनोलॉजिकली जो ऑर्डर है इवेंट्स के वो चल रहे हैं। सही है? और बाकी फैक्ट्रियां के मैंने निशान लगा दिया आपको। 1658 ईस्वी में कासिम बाजार में फैक्ट्री देखने को मिलती है। कासिम बाजार ये आपका पटना में पड़ेगा। और 1658 में ही बालासोर, बालासोर नागपट्टनम में पड़ता है, यहाँ पे भी फैक्ट्री लगाएंगे। 1658 में दो फैक्ट्री देखने को मिलेगी, एक तो कासिम बाजार में और एक बालासोर। 1659 और 63 में कोचीन को जो है कोचीन को पुर्तगालियों से छीन लेंगे और नेगापट्टनम को भी पुर्तगालियों से छीन लेंगे। पुर्तगालियों से कोचीन और नेगापट्टनम को छीन लिया गया है। कब? 1659, 1663। सही है ना? कब छीना बताओ? तो ये जो है शुरुआत है फैक्ट्रियों के लगने की, क्योंकि पहले तो पुर्तगालियों को हटाना है और पुर्तगाली हटेंगे तभी तो फैक्ट्री लगेगी, क्योंकि ये विरोधी हैं। अब परस्पर एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। अब क्या होगा? 1660 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? डच फैक्ट्री स्थापित हो जाएगी। इससे पहले आप श्रीलंका में चलेंगे तो श्रीलंका अभी आपने देखा था 1658 में पुर्तगालियों को पूर्ण रूप से खदेड़ दिया जाता है श्रीलंका से। तंजौर तट पे स्थित है नेगापट्टनम। नेगापट्टनम से भी पुर्तगालियों को खदेड़ दिया जाता है। 1658 और 59 की ये तो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं।
तो अब 60 में 59-60 में क्या हो जाएगा, फैक्ट्री लगाना आसान हो जाएगा। और यहीं पे कोचीन में और नेगापट्टनम में क्या मिलती है, फैक्ट्री देखने को मिलती है। और 1660 में जो है गोलकुंडा में ये फैक्ट्री लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, गोलकुंडा। 1663 में कोचीन में फैक्ट्री लग जाएगी, क्योंकि कोचीन भी कब्जा कर लिया गया है 59 में, है नहीं, 1659 में कोचीन पे कब्जा कर लिया गया है, तो अब कोचीन में ही फैक्ट्री लग जाएगी। 1663 में कोचीन में फैक्ट्री लग जाती है। ये समय 1664 का है। 1664 में औरंगजेब, यहाँ पे मुगल शासन चल रहा है, और मुगल शासन में शासक कौन है, औरंगजेब। 1664 में औरंगजेब जो है क्या करेगा, यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो व्यापारिक अधिकार है वो डचों को दे देगा, और वार्षिक दर होगी मात्र 31.5%। सही है। अब डचों का यहाँ क्षेत्र पे भी अधिकार हो जाता है, व्यापारिक स्वतंत्रता मिलती है जब मुगल शासक के द्वारा। सही है। 1690 में जो है ये अपना जो है मुख्यालय वो चेंज करते हैं, और नेगापट्टनम अपना मुख्यालय लेकर के आते हैं। नेगापट्टनम में ये अपना गवर्नर मुख्यालय लेकर के आते हैं, क्योंकि अब अधिकार आ रहा है ना भारतीय क्षेत्र पर, इनका अधिकार बढ़ता जा रहा है। औरंगजेब ने भी जो है उड़ीसा, बिहार और जो है बंगाल का अधिकार दे दिया है व्यापार का। सही है। तो 1690 में एक कदम उठाएंगे, और ये कदम होगा कि नेगापट्टनम में ये क्या करेंगे, अपना जो है गवर्नर मुख्यालय बनाएंगे। अब ये पुर्तगाली सत्ता जो है चरम पे आ रही है धीरे धीरे, लेकिन जो है आप 18वीं शताब्दी के बीच में कह लो, 1759 में जो है अब तक जो है अंग्रेज भारत में आ चुके थे, और अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो चुके थे भारत में। वो भारत में अपनी शक्तियां बढ़ा चुके थे। तो अब इनकी जो मुठभेड़ है ना, डचों की जो मुठभेड़ है वो किससे देखने को मिलेगी, अंग्रेजों से देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ समय पहले हमने बात करी थी, जब पुर्तगालियों को खदेड़ा गया था तो डच और अंग्रेज क्या थे, मित्र थे। डच और अंग्रेज मित्र थे, लेकिन व्यापारिक प्रतिद्वंदता देखते हैं तो मित्र मित्र ना रहता है। वो कहते हैं ना गाना भी है, दोस्त दोस्त ना रहा, है नहीं। अब व्यापार के मामले में, पैसे के मामले में तो दोस्ती बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो यहाँ पे जो है 1759 में जो है बेदरा का युद्ध देखने को मिलता है हमें, है नहीं। और ये होता है डचों के और किस किस के बीच में, डचों के और अंग्रेजों के बीच में। और अंग्रेज जो है डचों को भारत से खदेड़ देंगे, और ये जो है इंडोनेशिया में जाकर के, जहां इन्होंने अपना पहला नगर बसाया था, वहां जाकर के शरण लेंगे अंग्रेज। सही है। अच्छा, अंग्रेजों की और जो डचों की मुठभेड़ है, इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा आपका कहां से, यूरोप से। यूरोप में जो है डच और अंग्रेज ऑलरेडी भिड़े पड़े हैं। वहां पे आंग्ल डच युद्ध देखने को मिलते हैं, जिसमें अंग्रेज जो है प्रभावशाली रूप से जीत रहे हैं वहां पे। और आंग्ल डच युद्ध में अंग्रेजों की वहां भी जय हो रही है, तो जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी शक्तिशाली हो जाएंगे। जब तीसरा आंग्ल डच युद्ध होता है, तो आंग्ल डच तीसरे युद्ध का प्रभाव भारत में पड़ता है, और भारत में भी जो है डच और अंग्रेज क्या करते हैं, आपस में भिड़ पड़ते हैं। और यहाँ पर भी डचों को मुंह की खानी पड़ती है, और भारत से डचों को खदेड़ दिया जाता है। और ये युद्ध है 1759 का, जिसको बेदरा के युद्ध से आप जानते हो। बेदरा एक जगह है बाबू जी, जो पड़ेगी आपकी कहाँ, बंगाल में। कहाँ पड़ेगी, बंगाल में। बेदरा बंगाल में पड़ता है। यहीं पे ये युद्ध लड़ा गया था, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डचों का भी सफाया हो जाएगा। इन्हीं के साथ साथ कौन कौन आ रहे हैं भारत में, कौन आगे थे, देखो ये कब आए थे भारत में, 1602 में। हालांकि भारत के करीब सुमात्रा में और आपका जो है बंताम में ये जो है आपको कब देखने को मिलेंगे, 1655-56 में देखने को मिलते हैं, है नहीं। यहाँ पर आकर के ये अपना स्थायी निवास बनाना शुरू करते हैं। 55-56 में आए थे, लेकिन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसको आप बोक भी कह रहे हो। सही है। वो 1602 में भारत में दस्तक रखती है। भारत में दस्तक कब रखती है, 1602 में। जबकि उधर जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए बन चुकी है ऑलरेडी, इनसे पहले बन चुकी है 1600 में, लेकिन वो आते इनके बाद में है। सही है। जैसे ही यहाँ से उनको आने की अनुमति मिलती है, तो वो भी जो है अंग्रेज भी इधर का रास्ता पकड़ लेते हैं। तो डच और अंग्रेजों का जो आना है ना भारत में, वो लगभग लगभग एक ही साथ है। थोड़ा बहुत ही अंतर है, एक ही साथ है, लेकिन क्योंकि डच पहले आए थे, इन्होंने पहली व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली थी, तो जो स्टार्टिंग फेज देखेंगे वहां पे डचों का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। पर जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, जो इनकी योजना थी, वो बहुत ही सुदृढ़ योजना थी। ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे, स्थितियों को जान करके कि हाँ कहाँ किसकी कमजोरी है, कैसे इसको हराना है, कैसे इसको हटाना है, ये सब जान करके धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। और यही कारण रहता है कि अंत तक जो है एक ही यूरोपीय शक्ति भारत में बचती है, और वो है अंग्रेज। ये पूर्ण रूप से भारत में शासन करेंगे, और इसका जो मुख्य कारण है वो है इनकी स्ट्रेटेजी। तो अब डच और ये एक साथ आए हैं, लेकिन डच और डचों की कहानी और डचों का जो चैप्टर है ये क्लोज करेंगे 1759 में, जो बेदरा के युद्ध में हम जान रहे हैं। बोलो बात क्लियर है, क्लियर है ना।